आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है जीके जीएस 112 टॉपिक का। ये टॉपिक नंबर 11वां है। तो टॉपिक नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे कि भारत में जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए थे तो उससे पहले कौन कौन वंश का मुख्यतः शासन था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। वैसे तो इससे कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पर अगर पूछ ले तो आप जवाब देने के लिए सक्षम हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मध्यकालीन इतिहास यानी उत्तर भारत और दक्कन, तीन साम्राज्य का युग। तो इस वीडियो में हम सब तीन साम्राज्य का देखेंगे। एक तो देखेंगे पाल साम्राज्य, उसके बाद हम सब देखेंगे प्रतिहार साम्राज्य और उसके बाद देखेंगे राष्ट्रकूट। ठीक है, तो तीनों को देखने के बाद जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पाल साम्राज्य से। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा आंसर गोपाल 750 ईस्वी में। और इन्होंने कहाँ राजधानी बनाई थी? इन्होंने मुंगेर राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे और कुछ तथ्य देखते हैं। अब जानते हैं गोपाल के विभिन्न तत्व। तो पहला नंबर होगा ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दूसरा, इन्होंने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बिहार शरीफ नालंदा में पड़ता है, बिहार में। ठीक है, और तीसरा, इन्होंने बंगाल का एकीकरण किया था। तो इनसे रिलेटेड तीन तथ्य यही थे कि इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन्होंने बंगाल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब गोपाल के बाद धर्मपाल आए। ये सबसे महानतम शासक थे पाल वंश के। तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जहां वज्रयान शाखा की पढ़ाई की जाती थी। दूसरा, इन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण किया था। तीसरा, गुजराती कवि सौठल ने उन्हें उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। ठीक है, उन्होंने किसकी उपाधि दी थी? उत्तरापद स्वामी, इसे याद रखेंगे। और चौथा, इन्होंने सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धर्मपाल का चौथा तथ्य है धर्मपाल के लेखों को उसे परम सौगात कहा गया है। और पांचवा, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की लड़ाई में धर्मपाल की विजय हुई थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं, देवपाल के विभिन्न तथ्य जानते हैं। तो इन्होंने औदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था तथा इन्होंने असम और ओडिशा पर नियंत्रण स्थापित की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है, अब पाल वंश से रिलेटेड कुछ और अन्य तथ्य को जानते हैं। तो पहला है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांतिरिक्षत और दीपांकर ने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में किया था। दूसरा है, पाल साम्राज्य के समय गौड़ी रीति नामक साहित्य का विकास हुआ था। और तीसरा था, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये थे पाल वंश से रिलेटेड कुछ तथ्य जिसको हम सबको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं दूसरे राष्ट्र का जो उदय हुआ था भारत के मुस्लिम आक्रमण से पूर्व में, तो वो था प्रतिहार। तो अब देखेंगे हम सब प्रतिहार से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उसकी ओर हम सब अग्रसर होते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं प्रतिहार वंश से रिलेटेड तथ्य, इसके बाद हम सब राष्ट्रकूट देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रतिहार। तो ये गुज्जर के वंशज थे। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया था। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी कहाँ बनाई थी? भनीमाल बनाई थी। ठीक है, जगह का नाम था भनीमाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद देखते हैं नागभट्ट द्वितीय जिन्होंने शासन किया था 800 से 833 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनके से रिलेटेड पहला तथ्य है धर्मपाल की सेना को मुंगेर के पास हराया था। दूसरा, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। और तीसरा है, इन्हें राष्ट्रकूट नरेश गोविंद III ने हराया था। यानी इन्होंने धर्मपाल की सेना को मुंगेर के पास हराया और इनको हरा दिया नरेश गोविंद III ने। ठीक है, उसके बाद आए मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी तक। यह प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन राजा थे? मिहिर भोज प्रथम। ठीक है, जिन्होंने 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं हम सब। तो दूसरा नंबर है, मिहिर भोज प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। ठीक है, इन्होंने आदि वराहा और प्रभास की उपाधि धारण की थी। और चौथा है, इनका महत्वपूर्ण लेख ग्वालियर से मिला था। उसके बाद आए महेंद्र पाल प्रथम 885 से 909 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, शासक रहे। इसके दरबार में राजगुरु राजशेखर निवास करते थे। अब देखते हैं राजशेखर द्वारा कौन कौन सी कृति लिखी गई है, कौन कौन से बुक लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा है, राजशेखर की रचनाएं निम्न हैं।
उत्तर में देखिए कुपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश और बाल रामायण। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी रचनाएं की थी। उसके बाद मैंने पॉइंट पॉइंट में लिखा है अलम सूदी जो बगदाद का रहने वाला था, इन्होंने प्रतिहार शासक का वर्णन किया था। ये प्रतिहार राज को अल जुर्ज कहता था। ठीक है, उसके बाद है प्रतिहार का अंतिम शासक यशपाल था जो 1036 ईस्वी में थे, और दिल्ली नगर की स्थापना किन्होंने की थी, तो अनंगपाल ने की थी। ठीक है, तो ये थे प्रतिहार वंश से रिलेटेड कुछ तथ्य। अब अंतिम जो राष्ट्र का उदय हुआ था उस राष्ट्र का नाम है राष्ट्रकूट। तो अब हम सब देखेंगे राष्ट्रकूट से रिलेटेड जितने भी तथ्य है उसे देखेंगे और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अब हम सब देखते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। तो इनके संस्थापक थे दंती दुर्ग। 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राजधानी मनकिर या मानखेत बनाई थी। ठीक है, दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। उसके बाद आए कृष्ण प्रथम। कौन आए? कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम से रिलेटेड एक तथ्य देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम सब बढ़ेंगे। तो कृष्ण प्रथम से रिलेटेड जो तथ्य है वो है कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आए ध्रुव। तो राष्ट्रकूट के सबसे महान शासक ध्रुव हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार नरेश वस्त्रराज और पाल नरेश धर्मपाल को हराया और कन्नौज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, इन्हें धारावर्ष भी कहा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और अन्य तथ्यों के साथ जो अगले शासक आएंगे। उसके बाद हम सब देख रहे हैं गोविंद तीन के से रिलेटेड तथ्य। तो चक्रा युद्ध में धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था इन्होंने। पल्लव, पांड्यन, केरल एवं गंग शासकों को नष्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इनके द्वारा 2 कार्य किए गए थे जो कि अभी हम सब देखे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद आए अमोघ वर्षा। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। इनके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन, दूसरा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, तीसरा अमोघवती के लेखक सतायना रहते थे। इन्होंने तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमोघ वर्षा से रिलेटेड इतने तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं, आगे के शासक को हम सब देखने वाले हैं जो कि है इंद्र तीन। तो इंद्र तीन के समय अलम सूदी भारत आया था। उसके बाद आए कृष्ण थर्ड। ये राष्ट्रकूट के अंतिम शासक थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कौन थे? कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे और शांति पुराण की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पौन को जाता है। ठीक है, तो पौन ने की थी। उसके बाद क्या है? कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 1973 ईस्वी में राष्ट्रकूट राज्य को अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और कल्याणी ने चालुक्य वंश की नींव डाली। उसके बाद एक तथ्य मैंने लिखा है नीचे कि एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। तो एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34। तो ये पूछ लेता है कभी कभी। तो 1 से 12 तक बौद्ध गुफा है जिसमें सबसे प्रसिद्ध है विश्वकर्मा गुफा जिसकी संख्या 10 है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद जो है 13 से 29 तक हिंदू गुफा है और 30 से 34 तक जैन गुफा है। ठीक है, एलोरा की गुफा 15वें में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो ये था उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्य का युग जिसमें हम सब देखे पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो एक्चुअली में मध्यकालीन इतिहास से बीपीएससी में मात्र 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, पर वो आजकल डिसाइडर हो गए हैं क्योंकि 4-5 क्वेश्चन मिडाइवल से और 5 क्वेश्चन समझ लीजिए एंशिएंट से पूछता है। तो टोटल 10 क्वेश्चन भी पूछा तो बहुत ज़्यादा ही अंतर आ जाता है क्योंकि कटअप जो है 113 गया था पिछले बार, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर कम जाए, उससे ज़्यादा मतलब 109 प्लस आप रखिए, रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है कि मिडाइवल नहीं पढ़ेंगे, एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, इससे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए एक भी वीडियो को मिस ना करें, उसे अच्छे से देखें, कॉपी में नोट डाउन करें ताकि आप आराम से वहाँ पे जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।